नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का रोशन सा स्टडी पॉइंट पे। और उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोग अपनी स्टडी का, अपनी फैमिली का और अपनी फिटनेस का बहुत ही अच्छे से ध्यान भी रख रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्या समझने वाले हैं? आज की इस वीडियो में आप सभी को समझने को मिलेगा क्लास 11 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 है हमारा, जिसका नाम है 3 वर्ग। इससे पहले के सारे चैप्टर आप लोगों को करा दिया गया है ना। रोशन सा स्टडी पॉइंट से आप लोग जुड़े हैं तो आप सभी को ये बात मालूम होगा। ये मिड टर्म के लिए आप सभी का लास्ट चैप्टर है और बाकी फाइनल एग्जाम के लिए आपको इसके बाद 3 और चैप्टर करने रह जाएंगे। टोटल 7 ही चैप्टर आपके सिलेबस में है। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की सीरीज भी शुरू करा दिया है, तो भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की सीरीज भी आप लोग जरूर देखिए। देखिए, इस चैप्टर की मैं बात करूं तो आप सभी को मालूम होगा कि रोशन सा स्टडी पॉइंट पे आप लोगों को भाई एनिमेशन के माध्यम से सारी चीजें समझाई गई है, जो कि पूरे यूट्यूब पे कहीं भी एनिमेशन के माध्यम से 11th-12th क्लास की हिस्ट्री को नहीं समझाया गया। तो रोशन सा स्टडी पॉइंट की खासियत यही है कि यहाँ पे हम स्टूडेंट को कुछ नया, कुछ यूनिक कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं और वह एनिमेशन के माध्यम से पूरा कंप्लीट सिलेबस करवाया हुआ है। तो भाई एनिमेटेड वीडियो भी जरूर देखिए आप सभी, है ना जी। चलिए, आप इसके अलावा आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट रह जाता है आप मेरे से इंस्टा पे बात कर सकते हैं, ठीक है जी। और साथ ही साथ अगर आप चैप्टर की फ्री पीडीएफ आप पाना चाहते हैं, फ्री पीडीएफ लेना चाहते हैं, टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वहां पे आपको हम फ्री में पीपीटी, पीडीएफ जो भी है या फिर जो भी टेस्ट पेपर आता है या फिर सैंपल पेपर आता है, सारी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलने वाली है, ठीक है जी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, आगे हम बात करते हैं। देखो, ये जो चैप्टर है 3 वर्ग, चैप्टर का नाम क्या है जी? 3 वर्ग, है ना। यानी कि समाज के हम 3 वर्ग की बात करने वाले हैं। एक बार हम नोट पैड पे चलते हैं और इस चैप्टर को मैं थोड़ा सा अलग तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए जी, यहां पे ना इस चैप्टर में हम यूरोपीय समाज की बात करने वाले हैं। कौन से समाज की? यूरोप की, ठीक है जी। हम बात करेंगे यूरोपीय समाज की। अब यूरोपीय समाज की कौन से समय काल की हम बात करने वाले हैं? तो मध्यकाल, ठीक है जी। मध्यकाल, मध्यकाल कौन सा समय काल था यूरोपीय इतिहास में? यूरोपीय इतिहास में मध्यकाल कौन से समय काल को माना जाता है? तो 5वीं से लेके जो 15वीं सदी का जो समय काल है, ठीक है, इसको क्या कहा जाता है जी? मध्यकाल कहा जाता है ना। और 5वीं सदी से पहले का जो पूरा समय काल है, 5वीं सदी से पहले वाला क्या कहलाएगा जी? प्राचीन काल, ठीक है। और 15वीं सदी के बाद का जो समय काल शुरू होगा उसको हम क्या बोलेंगे जी? आधुनिक काल, ठीक है। आधुनिक काल हो गया है ना। तो हम इस चैप्टर में यूरोपीय हिस्ट्री को समझने वाले हैं, वो भी मध्यकाल के समय काल के दौरान। मध्यकाल की खासियत क्या रही यूरोपीय समाज के लिए कि मध्यकाल में जो यूरोप था वो अंधकार में चला गया। अंधकार युग, इसको हम अंधकार युग के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इस समय काल में कोई भी उन्नति, प्रगति कुछ होता ही नहीं है। अब देखो, यूरोप की खासियत क्या थी? प्राचीन काल में यूरोप जो था वो विद्या का एक प्रमुख केंद्र, साइंस का प्रमुख केंद्र, कला का एक मुख्य केंद्र माना जाता था। इतने सारे विद्वान, आप सभी यूनान का नाम तो सुने ना। यूनान, भाई यूनान या ग्रीक की हम बात कर रहे हैं, किस महाद्वीप में आ जाता है? यूरोपीय महाद्वीप में। आप लोगों ने अरस्तु का नाम सुना, ठीक है जी, अरस्तु का नाम सुना। आप लोगों ने सुकरात का नाम सुना, ठीक है। इसके अलावा प्लेटो का नाम सुना। ये सारे इतने फेमस विद्वान हुए प्राचीन काल में, कहां से थे? यूरोप से थे, ठीक है। उन्नति प्रगति का जो दौर था वो यूरोप के प्राचीन काल में देखने को मिलता है। लेकिन मध्यकाल आते आते तक क्या होता है? पूरा जो यूरोपीय समाज है ना, इसमें धर्म का जो वर्चस्व है वो बढ़ जाता है। खास करके मध्यकाल में जो पादरी वर्ग है, जो पादरी है, पादरी वर्ग यानी कि जैसे कि हमारे हिंदू धर्म में होते हैं कौन? ब्राह्मण, है ना जी। जो ब्राह्मण है, इनका प्राचीन काल, मध्यकाल में समाज में दबदबा किसका रहा? ब्राह्मणों का रहा। इसी तरीके से मध्यकाल आते आते तक जो समाज है, समाज में जकड़ किसकी हो गई जी? यूरोप में पादरी वर्ग की हो गई। और मध्यकाल में चले गए अंधकार में। पूरा यूरोप जो था वो अंधकार युग में चला गया। यानी कि जैसा पादरी कहते थे लोग वैसा ही करते थे, वो उन्हीं चीजों को मानते थे। पादरी ने बोला कि देखो भाई, हमें दिखता है ना कि जो सूरज है वो पूर्व दिशा में उगती है और पश्चिम में अस्त हो जाती है ना। पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती रहती है ना। उन्होंने बोला कि भाई पृथ्वी जो है, पृथ्वी क्या है जी? स्थिर है ना। पृथ्वी जो है वो स्थिर है और जो सूरज है ना
सूरज इस पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है। जो सूरज है वो पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है। ऐसा पादरियों ने कह दिया और लोगों ने आंख बंद करके विश्वास भी कर लिया। ऐसे बहुत सारे अंधविश्वास, पादरियों ने बोला कि देखो तुम सब पापी हो और तुम अगर चाहते हो कि तुम अपने पापों से मुक्त हो जाओ तो हम तुम्हें एक दस्तावेज देंगे, एक पुस्तक देंगे, उस पुस्तक को पढ़ो, तुम अपने पापों से मुक्त हो जाओगे। ठीक है, ये दुनिया जो है वो पापियों के पाप से बिल्कुल मतलब बढ़ गया है और पापियों के पाप के बढ़ने की वजह से पृथ्वी स्थिर हो गया है। इसलिए पृथ्वी मतलब परिक्रमा नहीं कर रहा है बल्कि सूरज पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है, ऐसा कुछ समझ लो। तो बहुत सारे मतलब अंधविश्वास जो था उसको फैला रखा था पादरी वर्ग के लोगों ने मध्यकाल में, है ना। वैसे तो इसके बारे में इन अंधविश्वासों को कैसे दूर किया गया इसका वर्णन जो नेक्स्ट चैप्टर है, जो 7वां चैप्टर है, यानी कि अभी के समय से न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका 5वां चैप्टर रहेगा, है ना, आधुनिक बदलती हुई सांस्कृतिक परंपरा, उसके बारे में हम ज्यादा अच्छे से डिटेल में हम बात करेंगे। ये जो चैप्टर है वो यूरोपीय समाज का वर्णन करता है, यानी कि यूरोपीय समाज में जो 3 वर्ग थे वो किस तरीके से समाज को में अपनी भूमिका निभा रहे थे, उनके क्या काम होते थे, किस तरीके से अपना जीवन यापन करते थे, क्या मुख्य भूमिका निभाते थे, उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए 3 वर्गों की हम बात कर लेते हैं। कौन से 3 वर्गों को हम इस चैप्टर में समझने वाले हैं? तो प्यारे बच्चों देखो, यूरोप के अगर हम 3 वर्ग की बात कर रहे हैं, हम कहां के जी? यूरोप। तीन वर्ग, ठीक है। जो यूरोप के 3 वर्ग है उसकी हम बात कर लेते हैं। तो यूरोप में 3 वर्ग थे। सबसे पहले नंबर पे आते थे पादरी, ठीक है जी। पहले नंबर पे कौन आएगा जी? पादरी आ गए। दूसरे नंबर पे कौन है? अभिजात, अभिजात। और तीसरे नंबर पे आते हैं हमारे कृषक, ठीक है। इस तरीके से पूरा जो समाज था वो 3 वर्गों में बटा हुआ था। सबसे पहले नंबर पे मैंने कौन सा वर्ग लिखा? पादरी। जो पादरी वर्ग है इनका काम क्या होता था? ये पूरी तरीके से कहां पे कंट्रोल रखते थे? ये रखते थे चर्च पे कंट्रोल, ठीक है जी। चर्च पे पूरी तरीके से कंट्रोल किसका होता था? जैसे कि हमारे हिंदू धर्म में जो ब्राह्मण है, जो पंडित है, उनका मंदिर पे कंट्रोल होता है, इसी तरीके से पादरी वर्ग का चर्च पे कंट्रोल होता था। ईसाई धर्म को फैलाना या फिर उसका प्रचार प्रसार करना, है ना, जो भी रूल्स रेगुलेशन है उसको फॉलो करवाना लोगों से, ये सब किसका काम था? पादरी वर्ग का। दूसरे नंबर पे आ जाते हैं अभिजात। अभिजात बोले तो धनी, ठीक है जी। जो धनी लोग हैं उनका वर्ग था। इसमें पैसे वाले होते थे, इसमें जो उच्च स्तर के जो सैनिक कमांडर होते थे उनका बोलबाला था। जो भी पैसे वाले लोग थे, व्यापारी थे, बिजनेसमैन थे, वो सब अभिजात वर्ग में आ जाते थे, यूं कह दो, ठीक है जी। अब कृषक वर्ग की बात करें, तीसरे वर्ग की बात करें जो कि है कृषक, इसमें 2 प्रकार के किसान थे भैया, 2 प्रकार के किसान थे। पहले आते थे स्वतंत्र किसान, ठीक है जी, स्वतंत्र किसान। और दूसरे नंबर पे आते थे कृषि दास, कृषि दास। तो स्वतंत्र किसान जो थे खुद की जमीन पे खेती कर रहे हैं या फिर कई बार लॉर्ड की जमीन पे भी खेती करते थे। अभी लॉर्ड के बारे में अभी आगे बताऊंगा तब समझ में आएगा, ठीक है। और कृषि दास जो थे पूरी तरीके से लॉर्ड जो होता था वहां का, जो अभिजात वर्ग का ही एक पार्ट कह सकते हैं, तो अभिजात वर्ग के जमीन पे ही खेती करते थे, जो पूंजीपति जमींदार होते थे। एक तरीके से आप जमींदार कह सकते हो, हमारे इंडिया में क्या बोलते हैं? जमींदार, ठीक है। तो पूरी तरीके से जमींदार के जमीन पे कृषि दास खेती करते थे। दास व्यवस्था का प्रचलन वहां पे यूरोप में काफी ज्यादा मात्रा में था, है ना जी। चलिए, तो ये तो भाई ये अभी में जो मैंने 3 वर्ग बताया ना, ये यूरोप का है, ये यूरोपीय समाज का 3 वर्ग था। अब जरा हम चलते हैं इंडिया की बात कर लेते हैं। भारत में क्या ये वर्ण व्यवस्था थी, ये वर्ग व्यवस्था थी? तो बिल्कुल भाई, भारत जो था हमारा, इंडिया जो है वो भी कई वर्गों में बटा हुआ था। अब चलिए जी इंडिया के हम वर्ग की बात कर लेते हैं। इंडिया जो था वो कितने वर्गों में बटा हुआ था? ये यार मार्कर जो है ना, क्या ही बताऊं मैं, इसको दोबारा लिखता हूं। देखो हमारा इंडिया जो था वो कुल मिला के कितने वर्गों में बटा हुआ था? प्राचीन काल या फिर मध्यकाल की बात कर लो तो इस समय काल में हमारा इंडिया जो था 4 वर्गों में बटा हुआ था। अब 4 वर्ग कौन कौन से? भैया 4 वर्गों के नाम भी बता दो। देखो सबसे पहले नंबर पे आते थे ब्राह्मण, ठीक है जी।
सबसे पहले नंबर पे आगे ब्राह्मण, दूसरे नंबर पे आते थे क्षत्रिय, क्षत्रिय, ठीक है जी। तीसरे नंबर पे आते थे वैश्य, वैश्य, और चौथे नंबर पे आ गए शूद्र, शूद्र। अब देखो ये जो वर्गीकरण, जैसे कि हम यूरोपीय समाज की बात कर रहे थे, तो आप लोगों ने देखा कि यूरोपीय समाज में भी जो ये वर्ग या वर्ण व्यवस्था जो बनाई गई थी, वर्गों को मतलब समाज को वर्गों में बांटा गया था, ये भी कार्य के आधार पर कहीं कहीं बांटा गया था, ये भी पूरी तरीके से कार्य के आधार पर बांटा गया था। अब सबसे पहले आप ब्राह्मणों की बात कर लो, तो ब्राह्मण का काम क्या होता था जी? ब्राह्मण लोग क्या काम करते थे? तो ब्राह्मणों का सबसे मुख्य काम था धर्म को चलाना, है ना। ये वेदों का अध्ययन करते थे, लोगों को ज्ञान प्रदान करते थे, शिक्षा देने का काम करते थे, ठीक है। इसके अलावा क्षत्रिय वर्ग की बात करो तो इनका काम मुख्य था युद्ध करना, भाई युद्ध करना। ये बनते थे राजा, क्या बनते थे जी? राजा बनते थे, युद्ध करते थे, न्याय, न्याय करने का काम करते थे, ठीक है। उसके बाद वैश्य, वैश्य क्या क्या काम करते थे भाई? कृषि करते थे, है ना जी। क्या करते थे? कृषि करते थे, व्यापार करते थे, व्यापार करते थे भाई, पशुपालन करते थे, पशुपालन, पशु पालन करते थे भाई। इसके अलावा शूद्र, शूद्र की बात करूं तो इनके लिए एक ही काम था, सेवा करना, सेवा। इनकी जिंदगी थी दासों जैसी, ठीक है। एक तरीके से जैसे यूरोप में दास होते थे ना, दासों जैसी इनकी जिंदगी थी। तीनों वर्गों की सेवा करना इनका मुख्य काम था। तो ये भारतीय समाज के कुल मिला के 4 वर्गों में भारतीय समाज को बांटा गया था। और इधर हमने क्या देखा? इधर हमने देखा जो यूरोपीय समाज है, यूरोपीय समाज को कितने वर्गों में बांटा गया था जी? यूरोपीय समाज को कितने वर्गों में बांटा गया था? तो देखो यूरोपीय, एक मिनट थोड़ा और जूम करते हैं, हाँ, अब आप आसानी से इसमें तुलना कर सकते हो। हाँ, तो यूरोपीय समाज को 3 वर्गों में बांटा गया था, ठीक है। याद रहेगा, पादरी, अभिजात और किस्सर। उम्मीद करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आप लोग समझ चुके होंगे। मध्यकाल के दौरान इस चैप्टर को हम लोग समझ रहे हैं और पूरी तरीके से इन 3 वर्गों के बारे में ही हमारा पूरा चैप्टर रहने वाला है। अब चलते हैं अपनी पीपीटी में और एक एक करके चीजों को समझते हैं, ठीक है जी। चलो आ जाओ फिर, कहां है हमारा पीपीटी? जा भाई, हाँ चलो देखो, ये तो एनसीईआरटी में इंट्रोडक्शन दे रखा है। एनसीईआरटी का अगर आप फर्स्ट पेज पढ़ेंगे तो वहां पे जो इंट्रोडक्शन दे रखा है, मैं इसको एक बार समझा देता हूं। वैसे ज्यादा काम की चीजें इसमें बता नहीं रखी है, लेकिन फिर भी आप लोग एक बार समझ लो, एक बार जान लो यहाँ पे क्या चीजें आपको समझने को मिलने वाली है। देखो क्या लिखा है कि इस अध्याय में हम 9वीं से लेकर 16वीं सदी का जो 16वीं सदी के मध्य का जो पश्चिमी यूरोप में होने वाले जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है जी। पूरे तरीके से समाज में जो परिवर्तन आया है ना, आर्थिक यानी कि व्यापारिक स्थिति में जो भी परिवर्तन आया होगा, राजनीतिक स्थिति में जो भी बदलाव आया होगा, उन सब चीजों को जानने वाले हैं। रोमन साम्राज्य के पतन के पश्चात पूर्व एवं मध्य यूरोप के अनेक जर्मनी मूल के समूहों ने इटली, स्पेन, फ्रांस के क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। देखो जी, आप सभी को पता है कि रोमन साम्राज्य जो है, रोमन साम्राज्य है ना, जो हमारा रोमन साम्राज्य, इसका पतन कब हो गया जी? पतन कब हो गया इसका? लगभग 7वीं सदी के आसपास, है ना। और 7वीं सदी के बाद रोमन साम्राज्य का पतन हो गया। किनके वजह से भाई? जर्मनी मूल की जनजातियां थी। जैसे कि जर्मनी मूल की जनजातियों की अगर मैं बात करूं तो एक जनजाति का नाम मैंने आपको गौथ बताया था, गोथ, ठीक है, गोथ नामक जनजाति। एक वेंगल जनजाति थी, वेंगल, तो वेंगल नामक जनजाति, ये सारी बहुत खतरनाक जनजातियां थी। इन्होंने रोमन साम्राज्य को खत्म करने में इनका बहुत ज्यादा योगदान रहा था, ठीक है। तो इन्होंने खत्म कर लिया और इटली, स्पेन, फ्रांस के क्षेत्रों पे अपना अधिकार जता लिया। यूरोप के अधिकांश एरिया में इन्हीं जनजातियों का अधिकार हो गया। किसी भी संगठित राजनीतिक बल के अभाव में प्राय युद्ध होते थे और अपनी भूमि की रक्षा के लिए संसाधन जुटाना अति आवश्यक हो गया था, ठीक है जी। कोई भी अगर राजनीतिक संगठन नहीं है ना तो तुरंत युद्ध हो जाता था उस समय, सीधा मारकाट शुरू हो गया। अगर कोई सही से राजनीतिक संगठन नहीं बनाया गया है जो कि युद्ध वगैरह को रोके, तो उस समय अक्सर युद्ध होते थे। और युद्ध में पता है कि तुम लोगों को युद्ध में पहले क्या होता था? अगर मैंने किसी राजा को हरा दिया ना भाई, उसके पूरे जमीन जायदाद पे मेरा हक हो जाएगा, मैं बन जाऊंगा, उसकी रानियों का भी राजा मैं बन जाऊंगा, उसके संपत्ति का भी राजा मैं बन जाऊंगा, सब कुछ ये चीज चलता था। तो मारकाट चलता रहता था भाई उस समय सीधा मारकाट चलता था। अभी के बच्चे क्या करते हैं? अभी के बच्चे गेम खेलते हैं, पबजी में मारकाट मचाते हैं, पहले रियल में मारकाट मचाया जाता था, समझ रहे हो? तो ये चीजें चल रही थी। इस प्रकार से सामाजिक ढांचे का केंद्र बिंदु भूमि पर नियंत्रण था। मतलब कि इस समय काल में हम देखते हैं कि सभी लोग जो है, सभी कहीं ना कहीं भूमि पर अपना नियंत्रण जताने के लिए या नियंत्रण जमाने के लिए बहुत संघर्ष कर रहे हैं। यानी कि भूमि पर नियंत्रण जो है इस समय के सामाजिक ढांचे का मुख्य केंद्र बिंदु माना जाता है। आ रही बात समझ में?
क्या है इसकी विशेषता जर्मन रीति रिवाज और शाही रोम की परंपराओं से ली गई है। ठीक है जी, तो इस समय काल की जो मुख्य विशेषता है वो कहीं ना कहीं रोमन साम्राज्य की झलक ही हमें दिखाती है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा है, ईसाई धर्म जो 4वीं शताब्दी से रोमन साम्राज्य का राजकीय धर्म था, रोम के पतन के पश्चात भी बचा रहा। यानी कि इस समय का भी मुख्य धर्म जो रहा, हम 9वीं से 16वीं सदी या 9वीं से 15वीं सदी के समय काल की बात करने वाले हैं, तो इस समय काल में भी यूरोप का जो मुख्य धर्म रहा वो ईसाई धर्म ही रहा। ठीक है जी, धीरे धीरे मध्य और उत्तरी यूरोप में फैल गया। तो ये धर्म जो था वो धीरे धीरे यूरोप में इसका और ज्यादा विस्तार हुआ। यूरोप में एक मुख्य भूमिधारक और राजनीतिक शक्ति बन गया, मतलब चर्च। हाँ, चर्च जो है वो इस समय क्या हुआ, मध्यकाल में बहुत ज्यादा पावरफुल संस्था बन गई है ना। इसी के बारे में आपको इस चैप्टर में समझने को मिलेगा कि किस तरीके से चर्च का जो दबदबा था वो पूरे समाज में, पूरी सोसाइटी में देखने को मिलता है। बस यही इंट्रोडक्शन में ही था। चलो जी अब बात करते हैं, अब मेन टॉपिक से आपका शुरू हो जाता है। यहां से चीजें भाई आप सभी को ध्यान रखना है और चीजों को समझते हुए चलना है। ठीक है, देखो क्या लिखा है कि रोमन साम्राज्य कह रहा हूं इस समय काल के, यानी कि मध्यकालीन यूरोप की हम बात करें तो मध्यकालीन यूरोप के बारे में जानकारी प्राप्त करने के स्रोत क्या है, या फिर यूरोपीय समाज के बारे में हम किस तरीके से जानकारी जुटा सकते हैं। तो देखो भूस्वामित्व के विवरण हो सकते हैं बहुत सारे। जो भूस्वामित्व होते थे, भूस्वामित्व यानी कि जो जमींदार होते हैं, जो बड़े बड़े जमींदार हुआ करते थे यूरोप में, उनको हम भूस्वामित्व भी बोल देते हैं। तो भूस्वामी है उनके विवरण है ना, मतलब कि जो जमींदार होते थे उनके जमीन के जो भी विवरण है, जो रिकॉर्ड्स रखे हुए हैं, उससे पता लग जाता है ना। इसके मूल्यों के बारे में पता लग जाता है, और कानूनी जो भी कानूनी मुकदमे उस समय चले होंगे, है ना, बहुत सारी सामग्री दस्तावेजों के रूप में उपलब्ध है। ठीक है जी, तो भूस्वामित्व के जो विवरण है, उसके जो मूल्य है और कानूनी मुकदमे हैं, ये सारे दस्तावेज जो है, दस्तावेज के तौर पे हमारे पास मौजूद है, और इससे हम यूरोपीय समाज के बारे में जान सकते हैं। उदाहरण के लिए चर्च में मिलने वाले जन्म, मृत्यु और विवाह के अभिलेखों की मदद से भी परिवारों और जनसंख्या की संरचना को समझा जा सकता है। देखो जी, चर्च के पास क्या होते थे, चर्च के पास ही बहुत सारे डाटा उस समय का मौजूद है, जैसे कि जन्म संबंधित जो आंकड़े हैं, या फिर मृत्यु संबंधित आंकड़े हैं। ठीक है जी, या फिर विवाह वगैरह होते थे वो चर्च में ही हुआ करते थे। अब जन्म हुआ किसी व्यक्ति का तो भाई चर्च में लेके गए, है ना। मृत्यु हुआ तो भाई पादरी को बुलाया जाता था, शांति मन की जो जैसे हमारे पंडित बुलाए जाते हैं मृत्यु के समय में मंत्र वगैरह फूकने के लिए, तो ऐसे ही वहां पे पादरियों को बुलाया जाता था। तो उस समय कुछ रिकॉर्ड्स बनाए जाते थे, इससे भी हम समझ सकते हैं वहां के परिवारों के बारे में, जनसंख्या की जो संरचना है उसके बारे में जान सकते हैं। ठीक है जी, चर्च से प्राप्त अभिलेखों ने व्यापारिक संस्थाओं के बारे में सूचनाएं दी। ठीक है जी, यहाँ पे देखो चर्च से प्राप्त जो अभिलेखें हैं, अभिलेख मतलब चर्च के आसपास से जो अभिलेखें मिली है। अभिलेख क्या होता है जी, अभिलेख किसी पॉलिश पत्थर या चट्टान पे उत्कीर्ण किए गए शब्द होते हैं, है ना जी। अभिलेख क्या होते हैं, किसी पॉलिश पत्थर या चट्टान पे उत्कीर्ण किए गए शब्द होते हैं। तो चर्च के आसपास से जो अभिलेख मिले हैं उससे भी हमें व्यापारिक संस्थाओं के बारे में सूचनाएं मिल जाती है। इसके अलावा गीत और कहानियों द्वारा हमें त्योहारों और सामुदायिक गतिविधियों के बारे में पता चलता है। तो उस समय की जो गीत रही होंगी या फिर कहानियां रही होंगी उनके त्योहारों के बारे में, और इसके अलावा सामुदायिक जो भी गतिविधि वहां के लोग करते थे उसके बारे में पता चल जाएगा। ठीक है जी, उम्मीद करता हूं यह टॉपिक भी आपको समझ में आ गया होगा। बस आगे बढ़ते हैं। अब हमें चलना है अगली पीपीटी में। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देने के लिए मैंने अलग से 2-4 लाइनें मैंने ऐड कर दी थी, बाकी तो हमारी जो असली पीपीटी है हमारी ये रही। अब खुलेगा वो, ये है हमारा असली पीपीटी भाई। ठीक है जी, यहाँ से असली टॉपिक जो है वो शुरू होने वाले हैं। अब असली गेम, असली कहानी अब शुरू होगा। चलो भाई खुल जा सिम। हाँ जी, तो चैप्टर का नाम है 3 वर्ग। सबसे पहले मध्यकाल की प्रमुख विशेषताओं की हम बात कर लेते हैं। देखिए, उम्मीद करता हूं आप लोगों को जो भी हमारे बोर्ड पे लिखा है सब कुछ दिख रहा होगा। हाँ जी, देखो तो मध्यकाल की प्रमुख विशेषताएं क्या हो सकती है जी, क्या मध्यकाल की प्रमुख विशेषताएं हम बताएंगे। तो आप सभी को पता है मध्यकाल का समय काल तो मैं आप लोगों को पहले ही बता दिया। ठीक है जी, मध्यकाल का जो भी हमारा समय काल रहेगा वो मैं आप सभी को पहले ही बता चुका हूं। मध्यकाल का समय काल क्या है जी, 500 से लेके 1500 ईस्वी तक। ईसा पूर्व नहीं, अगर मैंने ईसा पूर्व बोल दिया होगा इससे पहले तो भाई माफी चाहूंगा। 500 ईस्वी से लेके 1500 ईस्वी तक का जो समय काल है वो मध्यकाल कहलाता है। मध्यकाल की मुख्य विशेषता क्या है जी, निम्नलिखित विशेषता यहाँ पे बता दी गई है मध्यकाल की। मध्यकाल में क्या था कि चर्च जो है वो बहुत ही शक्तिशाली संस्था थी, है ना।
चर्च जो है वो बहुत ही शक्तिशाली संस्था थी, चर्च का दबदबा था पूरे समाज में। इस काल में सामंतवाद का उदय हुआ, सामंतवादी व्यवस्था का उद्भव देखने को मिलता है। ये जमीन से जुड़ी हुई व्यवस्था थी और किस तरीके से व्यवस्था काम करती थी इसके बारे में अभी बस अगले टॉपिक में ही बात करने वाले हैं। बस तुम अभी इतना याद रखो, इसी समय काल में सामंतवाद का उदय देखने को मिलता है। सामंतवाद ने यूरोप के राजनीतिक और आर्थिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है जी, इसका महत्वपूर्ण भूमिका रहा लोगों के सामाजिक और आर्थिक जीवन में। मध्यकाल में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, इसलिए इसे अंधकार युग कहा जाता है। कोई केंद्रीय सत्ता नहीं है, मतलब कोई ऐसा पावर नहीं है जो कि समाज को कंट्रोल कर सके, तो इसीलिए इसको अंधकार युग के नाम से भी जाना जाता है। और चर्च का पूरी तरीके से दबदबा था, ये भी बात आप सभी को मालूम है। तो आप सभी इस पेज का भाई स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि भैया आप ना पढ़ाते रहते हो साइड ही नहीं हटते हो, और हम स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी है नोट्स बनाना होता है हम नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे बच्चे भाई खुद से नोट्स बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, अपने साथ रखो भाई, अपने साथ रखो क्या नोटबुक, और चीजों को लिखते हुए चलो। दूसरे के नोट्स पे कब तक भाई आश्रित रहोगे। ठीक है जी, 3 वर्ग की बात कर लेते हैं। 3 वर्ग का अर्थ क्या है? तो 3 वर्ग का मतलब है 9वीं से 16वीं शताब्दी के जो यूरोप के 3 वर्ग सामाजिक श्रेणियां है उससे। और ये 3 वर्ग कौन से थे? तो सबसे पहले ईसाईवादी आते थे, यानी कि पादरी वर्ग पहले नंबर पे। उसके बाद भूधारक यानी कि अभिजात वर्ग आ गए, और तीसरे नंबर पे आ गए कृषक, जिनके बारे में हम अभी अभी तुरंत बात किए हैं। तो यहाँ पे ज्यादा रुकने की जरूरत नहीं है, रुकने का फायदा नहीं है ना। ये सब चीजें तो हम समझ चुके हैं। अब आओ असली टॉपिक शुरू होता है भैया, अब असली टॉपिक शुरू होता है। नीचे तक सब कुछ दिख रहा है आप लोगों को, संबंधों पर आधारित। ठीक है, सब कुछ लगभग आपको दिख ही रहा होगा यहाँ पे, है ना। बस इसको मैं ऊपर कर देता हूं ताकि चीजें और आसानी से अच्छे से आप सभी को दिख सके। चलो, तो अब हम सामंतवाद का मतलब समझते हैं। सामंतवादी व्यवस्था था क्या और किस तरीके से व्यवस्था जो था वो काम करता था। एक बार इसका हम कलर चेंज कर लेते हैं, ब्लैक से काम चलेगा नहीं, रेड ले लेता हूं। चलो अब कुछ नया लेते हैं, है ना जी। चलो देखो, सामंतवाद जो है वो कौन सी भाषा का शब्द है जी? जर्मनी भाषा का शब्द है। ठीक है, ये समझ के जर्मनी भाषा का शब्द है, और जर्मनी भाषा के शब्द फ्यूड से बना है। एक और चीज समझ के, सामंतवाद जर्मनी भाषा का शब्द है और फ्यूड नामक शब्द से, जर्मनी भाषा के फ्यूड नामक शब्द से बना है, जिसका मतलब क्या होता है? भूमि का टुकड़ा, जमीन का टुकड़ा। ठीक है, तो सामंतवाद सीधे सीधे जमीन के एक किसी भूभाग को दर्शाता है, जमीन के एक टुकड़े को इंडिकेट करता है सामंतवाद। इस प्रकार सामंतवाद भूमि से जुड़ी ही एक प्रणाली थी, एक व्यवस्था थी जो कि पूरी तरीके से जमीन से जुड़ी हुई थी। ठीक है जी, यह एक ऐसे समाज की ओर संकेत करता है जो मध्य फ्रांस और बाद में इंग्लैंड तथा दक्षिणी इटली में विकसित हुआ। सामंतवाद जो है एक ऐसे समाज की ओर इशारा करता है जो कि कहां विकसित हुआ जी? फ्रांस में, बाद में फिर इंग्लैंड में जाके, और फिर जाके दक्षिणी इटली में विकसित हुआ। आर्थिक दृष्टि से सामंतवाद एक प्रकार की कृषि उत्पादन को व्यक्त करता है जो सामंत लॉर्ड और कृषकों के संबंधों पर आधारित होती थी। यानी कि आर्थिक स्थिति में आप देखो तो पूरी तरीके से लॉर्ड और किसानों के बीच में जो संबंध होता था ना, उसी को सामंतवाद दर्शाता था। सामंतवाद किसको दर्शा रहा है? किस चीज को, किसके संबंध को दर्शा रहे? तो जो लॉर्ड है, लॉर्ड है ना, और जो किसान है, जो किसान है, इनके बीच में जो संबंध है उसी को कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से हम इसको समझ सकते हैं। अब किस तरीके से व्यवस्था काम करता था, लॉर्ड और किसानों के बीच में कैसा संबंध था? इधर आओ, इधर साइड में देख रहे हो, देखो जो कृषक थे अपने खेतों के साथ साथ लॉर्ड के खेतों को जोतते थे। इनके पास जो जमीनें हैं, किसानों के पास अपनी जमीन तो जोती रहे, साथ ही साथ ये क्या करते थे? लॉर्ड की जमीन को भी जोता करते थे। लॉर्ड कृषकों को उनकी श्रम सेवा के बदले सैनिक सुरक्षा देता था। मतलब कि लॉर्ड जो है सबसे ऊपर है, सामंतवादी व्यवस्था में लॉर्ड जो है सबसे ऊपर है, किसान उनके नीचे रह के काम करते थे, है ना। जो श्रम सेवा यानी कि जो काम जो है किसान लॉर्ड के लिए कर रहे हैं ना, उसके बदले लॉर्ड उनको क्या देता था? सैनिक सुरक्षा। क्योंकि पुराने समय में भैया युद्ध हो गए, युद्ध होगा, सब मारे जाएंगे, किसान भी मारे जाएंगे, तो सुरक्षा तो चाहिए ना, सैन्य सुरक्षा तो चाहिए ना भाई। अभी भी देख लो, अगर कहीं जाओ, बिहार में जाओ, बिजनेस स्टार्ट करो, आप अपनी कोई फैक्ट्री लगाओ, तो आपको सुरक्षा चाहिए, वहां के बाहुबली का परमिशन लेना होगा। अगर बाहुबली का हाथ आपके ऊपर है तो आप कर सकते हो। तो इसी तरीके से यहाँ पे होता था। लॉर्ड क्या करता था? जो भी सेवा किसान लॉर्ड को देता था उसके बदले उनको सैन्य सुरक्षा प्रदान करता था। लॉर्ड का क्या होता था? किसानों के ऊपर व्यापक न्यायिक नियंत्रण होता था। मतलब कि इस व्यवस्था में पूरी तरीके से लॉर्ड का जो है किसके ऊपर नियंत्रण होता था? किसानों के ऊपर पूरी तरीके से। अरे कहां गए हम? हो
ये क्या हो गया भैया? हम्म, चलो। तो लॉर्ड का क्या होता था? पूरी तरीके से किसानों पर नियंत्रण होता था इस व्यवस्था में। ठीक है जी, समझ गए? यहां तक आया समझ में? सामंतवादी व्यवस्था। तो सामंतवाद क्या है? सिंपल शब्दों में सामंतवाद जो है वो जमीन के एक टुकड़े को दर्शाता है, और ये एक तरीके से लॉर्ड यानी कि जो अभिजात वर्ग होते थे, जो धनी लोग होते थे, जो जमीन के मालिक होते थे, जैसे कि जमींदार। लॉर्ड को आप किस तौर पे देख सकते हो? लॉर्ड को आप एक जमींदार के तौर पे भी देख सकते हो। ठीक है जी, जमींदार, है ना? तो जो जमींदार होते थे और किसानों के बीच में, यानी कि लॉर्ड और किसानों के बीच में जो संबंध है, उसी को इंडिकेट करता है सामंतवाद। इस व्यवस्था में क्या होता था कि किसान जो होते थे वो लॉर्ड की जमीनों को जोतते थे, उनके जमीन पे खेती करते थे अपने खेतों के साथ साथ, और बदले में लॉर्ड उनको क्या देता था? सैन्य सुरक्षा देता था, सैन्य सुरक्षा प्रदान करता था। और साथ ही साथ लॉर्ड का इस व्यवस्था के अंतर्गत लॉर्ड का किसानों के ऊपर क्या होता था जी? व्यापक नियंत्रण हुआ करता था। तगड़े तरीके से किसानों के जीवन पर नियंत्रण रखते थे। तो एक शोषणकारी व्यवस्था थी भाई, इसमें किसानों का शोषण ही होता था। ठीक है जी। अगला टॉपिक क्या है? फ्रांस और इंग्लैंड। एनसीईआरटी बुक में देखेंगे अगला टॉपिक आपको फ्रांस और इंग्लैंड के बारे में दे रखा है। तो इससे मूलतः आपको क्या समझने को मिलेगा कि जो जो गौल एक प्रांत था, गौल, ठीक है, गौल एक प्रांत है, वो किस तरीके से फ्रांस के रूप में जाना गया, है ना? रोमन साम्राज्य का एक प्रांत था गौल, वो किस तरीके से फ्रांस के रूप में जाना गया, उसी के बारे में यहाँ पे समझा रखा है। तो देखो, गौल जो था एक बहुत ही सुंदर एरिया था, बहुत ही सुंदर, पहाड़ों से घिरा हुआ, बहुत ही मतलब नदियों से, पहाड़ों से, वनों से घिरा हुआ एक एरिया था यहाँ पे, है ना? अब रोमन साम्राज्य का एक प्रांत था। अब होता क्या है कि जर्मनी मूल की एक जनजाति है, ठीक है, जर्मनी मूल की एक जनजाति है जिसका नाम था फ्रैंक। फ्रैंक, ठीक है, फ्रैंक नामक जनजाति ने अपना नाम दे दिया, जैसे फ्रैंक से बन गया फ्रांस, तो फ्रैंक नामक जनजाति ने क्या किया? गौल को अपना नाम देके फ्रांस बना दिया। तो इस तरीके से गौल जो है वो क्या बन गया जी? फ्रांस बन गया, है ना? इसी के बारे में इस टॉपिक में समझाया हुआ है। देखते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं इसको, क्या समझने को मिलता है नया। देखो, तो गौल जो है रोमन साम्राज्य का एक प्रांत था। इसमें दो विस्तृत तटरेखा, पर्वत श्रेणियां, लंबी लंबी नदियां, वन और कृषि योग्य विस्तृत मैदानें स्थित थी, है ना? जर्मनी की एक फ्रैंक नामक जनजाति ने गौल को अपना नाम देकर क्या बना दिया जी? फ्रांस बना दिया। 6वीं शताब्दी में इस प्रदेश पर फ्रैंकिस अथवा फ्रांस के ईसाई राजाओं का शासन हुआ करता था। फ्रांस के ईसाई राजाओं ने यहाँ पे क्या किया? शासन किया। फ्रांसीसियों के चर्च के साथ गहरे संबंध थे। जो फ्रांसीसी थे उनका चर्च के साथ बहुत अच्छा संबंध था। यह संबंध पॉप द्वारा राजा शार्लेमन को पवित्र रोमन सम्राट की उपाधि दिए जाने पर और अधिक मजबूत हो गया। जो सोलेमन जो था वो राजा था, है ना, फ्रांस का, तो इसको जब सम्राट की उपाधि दी गई तो ये संबंध जो था पॉप के साथ, यानी कि चर्च के साथ जो संबंध था फ्रांस के लोगों का, फ्रांस के राजाओं का, वो और ज्यादा घनिष्ठ हो गया था। ठीक है जी, तो इसमें यही समझा रखा है। बस ये टॉपिक यहीं पे हमारा समाप्त होता है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला टॉपिक क्या है हमारा? पश्चिमी यूरोप का प्रथम वर्ग और चर्च में उनकी भूमिका। तो यहाँ पे हम प्रथम वर्ग यानी कि कौन सा वर्ग जी? प्रथम वर्ग कौन सा है? पादरी। पादरी वर्ग की बात करेंगे, और चर्च में इस वर्ग की क्या भूमिका थी इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो पश्चिमी यूरोप का प्रथम वर्ग और चर्च में उसकी क्या भूमिका थी उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। देखो क्या लिखा है कि मध्यकालीन यूरोप का प्रथम वर्ग था पादरी वर्ग। इसमें कौन कौन शामिल होते थे? तो इसमें पोप, बिशप, बिशप लिखेंगे बिशप, बिशप, ठीक है, तथा पादरी शामिल थे। ठीक है, ये बात समझ गए। इसमें तीन, मतलब पादरी वर्ग में ही तीन तरीके के लोग थे, तीन तरीके के एक तरीके संत हुआ करते थे। पहले नंबर पे पोप आते हैं, दूसरे पे बिशप, और तीसरे पे आपके ईसाई आ जाते हैं। देखो पोप होता कौन था? तो पोप जो होता था वो चर्च का अध्यक्ष होता था, चर्च का जो प्रमुख होता था, चर्च पे पूरी तरीके से जिसका नियंत्रण होता था उसको हम लोग बोलते थे पोप। और बाकी बिशप और जो पादरी होते थे इनका काम क्या था? बिशप और पादरियों का काम होता था लोगों को ईसाई धर्म के बारे में बताना, जो भी ईसाई धर्म के जो सिद्धांत है उसको लोगों को समझाना। ये बिशप और खास करके पादरी और बिशप का काम माना गया। देखो क्या लिखा है, कैथोलिक चर्च में
उन्हें महत्वपूर्ण स्थान था। जो कैथोलिक चर्च हुआ करता था, जो बहुत बड़े बड़े चर्च होते थे, उसमें मुख्यतः किसका योगदान होता था? पादरियों का, है ना। पोप जो है वो पश्चिमी चर्च के अध्यक्ष होते थे, जो कि रोम में रहा करते थे, है ना। जो चर्च के अध्यक्ष होते थे उनको क्या कहा जाता था? पोप कहा जाता था, और ये रोम में रहा करते थे। यूरोप में ईसाई समाज का मार्गदर्शन बिशप तथा पादरियों द्वारा होता था। तो ईसाई समाज का जो मार्गदर्शन करते थे वो कौन करते थे? बिशप और पादरी। समझ गए? तो पादरी वर्ग में 3 तरीके के समूह शामिल थे, पोप, बिशप और पादरी। चलिए जी, अधिकांश गांवों में अपने चर्च होते थे। यहाँ हर रविवार को लोग पादरियों के धर्म उपदेश सुनने तथा सामूहिक प्रार्थना करने के लिए इकट्ठा होते थे। तो हर एक गांव का अपना खुद का चर्च होता था। वहां पे हर रविवार को, आपको पता है, चर्च में धार्मिक उपदेश दिए जाते हैं, तो उसको सुनने के लिए लोग इकट्ठे होते थे। चर्च के अपने नियम थे। इसके अनुसार हर एक व्यक्ति पादरी नहीं हो सकता था। ठीक है। पादरी बनने के लिए भी कुछ रूल्स रेगुलेशन जारी किए गए थे। जो उसको फॉलो करता था उसी को पादरी बनने का हक था। सभी कोई व्यक्ति पादरी नहीं बन सकता था। ठीक है जी। आगे क्या लिखा है जी? देखो, कृषिदास शारीरिक रूप से बाधित व्यक्ति तथा स्त्रियां पादरी नहीं बन सकते थे। जो कृषिदास है, ठीक है, कृषिदास यानी कि जो गुलाम है, या फिर शारीरिक रूप से कोई बाधित व्यक्ति है, या फिर जो स्त्री है ना, ये सब पादरी नहीं बन सकते थे। पादरी बनने का हक इनको नहीं था। ठीक है जी, ये समझ गए आप? तो ये पहला रूल हो गया। कुछ और चीजें हैं, देखते हैं जरा, अगले पेज पे देखते हैं। देखो, आगे क्या रूल दिया गया था कि भाई पादरी बनने वाले पुरुष विवाह नहीं कर सकते थे। धर्म के क्षेत्र में बिशप अभिजात माने जाते थे, और मतलब उच्च वर्ग। जो देखो, मतलब पादरी बनने के लिए यह जरूरी था कि जो पुरुष अगर पादरी बन गया ना, वो विवाह नहीं कर सकता था। और इसके अलावा जो बिशप होते थे, बिशप के बारे में यहाँ पे लिखा है कि अभिजात माने जाते थे। इनके भाई बहुत, मतलब इनके पास बहुत पैसे होते थे भाई, जो बिशप होते थे, या फिर पोप की भी बात कर लो, ये सब ठीक ठाक पैसे वाले होते थे। बिशप के पास लॉर्ड की तरह विस्तृत जागीरें होती थी। जागीरें यानी कि एक बहुत बड़ा भूभाग जो होता था वो बिशप के पास हुआ करता था, पैसे वाले होते थे। वे शानदार महलों में रहते थे। देखो जी, ये कहाँ रह रहे हैं जी? बिशप जो है या पादरी, खास करके इसमें बिशप जो आते हैं, तो ये शानदार महलों में रहा करते थे। चर्च को क्या था भाई? कृषकों से वर्ष में उनके उपज का 10वां भाग लेने का हक था, अधिकार था। इसे तीत कहते हैं। तो एक प्रकार का तीत क्या था जी? जो तीत था वो एक प्रकार का कर था। ठीक है जी, क्या था? कर था। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है। तो तीत क्या? एक प्रकार का कर है, जो कि पादरी यानी कि चर्च, पादरी नहीं लिखेंगे, सीधा चर्च लिखेंगे हम। जो चर्च है वो किससे लेता है जी? किससे लेता है कर? किसानों से। ठीक है जी, ठीक है जी, किसानों से लेता है। उनके उपज का 10वां भाग, 10वां भाग। ठीक है, जो किसानों ने जो उपज किया है ना, उसका 10वां भाग टैक्स के रूप में कौन लेता है जी? कौन लेता है? चर्च लेता है। उसको हम कौन सा कर बोलते हैं जी? तीर्थ कर बोलते हैं। तो उम्मीद करता हूं आप लोग तीर्थ कर के बारे में समझ गए होंगे। देखो, चर्च के आय के 2 स्रोत ही माने जाते हैं। एक तो तीर्थ नामक कर है, ये चर्च के आय का पहला स्रोत है। दूसरा स्रोत क्या था कि भैया यूरोप के लोगों के पास ना बहुत पैसे होते थे, तो लोग भाई दान भी करते थे चर्च को, है ना, चर्च को डोनेट करते थे। उससे भी चर्च को बहुत कमाई हो जाती थी। तो धनी लोगों द्वारा अपने कल्याण तथा मरणों उपरांत अपने रिश्तेदारों के कल्याण के लिए दिए जाने वाला दान भी चर्च की आय का एक मुख्य स्रोत माना जाता था। तो ये 2 स्रोत थे जिससे कि चर्च को इनकम की प्राप्ति होती थी। उम्मीद करता हूं ये पॉइंट्स भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, तो ये प्रथम वर्ग के बारे में था, पादरी वर्ग के बारे में था। ये टॉपिक हमारा यहीं पे लगभग समाप्त होता है। अब हम अगले वर्ग की बात कर लेते हैं, और अगला वर्ग हमारा कौन सा है जी? अभिजात वर्ग। ठीक है, तो देखते हैं 1-2 टॉपिक और इस वीडियो में हम लोग कवर करते हैं। बाकी सेकंड पार्ट भी लेके आएंगे, क्योंकि लगभग 45 से 50 मिनट तक ये वीडियो जाने वाली है। लेकिन चैप्टर कंप्लीट तो होने वाला नहीं भाई एक वीडियो में, है ना, ज्यादा लंबी बनानी हो जाएगी फिर हमारे को। चलो, तो अब हम बात करते हैं अभिजात वर्ग। आप सभी को पता है कि अभिजात वर्ग जो है यूरोपीय समाज का दूसरा वर्ग जो था वो अभिजात वर्ग था। बहुत पैसे वाले होते थे, धनी होते थे। देखो, किन किन नामों से आप कह सकते हो, किस किस को शामिल करोगे अभिजात वर्ग में? मैं पहले उसकी बात कर लेता हूं। देखो, इसमें आप सबसे पहले नंबर पे किसको रखोगे जी? सबसे पहले नंबर पे लॉर्ड को रख दो। लॉर्ड भी अभिजात वर्ग में आते थे। ठीक है, या लॉर्ड को आप क्या कह सकते हो? सामंत कह सकते हो। सामंत, सामंत एक ही बात है। या फिर आप इनको क्या कह सकते हो? जमींदार।
जमींदार भी कह सकते हो, ठीक है। तो ये सब एक ही वर्ग में आते थे, ये सब अभिजात वर्ग में आते थे। और जो भी और दूसरे जो पैसे वाले लोग हैं, जो बहुत अमीर है, वो सब अभिजात वर्ग में ही आ जाते थे। तो अगर कहीं लॉर्ड लिखा हुआ दिख जाए, सामंत लिखा हुआ दिख जाए, एक सामंतवाद है और सामंत, तो सामंत सीधे सीधे लॉर्ड को इंडिकेट करता है, लॉर्ड को ही दर्शाता है। या फिर जमींदार बोल दो, हिंदुस्तान में हम जमींदार बोलते हैं, ठीक है। तो लॉर्ड यानी कि जो जमीन के मालिक होते थे उन्हीं को हम लॉर्ड कहा करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अभिजात वर्ग में ये आ जाएंगे हमारे। अब देखो इनकी स्थिति कैसी थी, देखो मध्यकालीन फ्रांस का दूसरा सामाजिक वर्ग अभिजात वर्ग था, पहले स्थान पे पादरी आते थे, है ना। परंतु वास्तव में सामाजिक प्रक्रिया में अभिजात वर्ग की महत्वपूर्ण भूमिका होती थी, पूरे समाज में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका इनकी होती थी। इसका कारण था भूमि पर इनका नियंत्रण, क्योंकि देखो भाई उस समय सबसे पावरफुल वही होता था जिनका जमीन पे नियंत्रण है, और जमीन पे किसका नियंत्रण होता था, अभिजात वर्ग का, यानी कि लॉर्ड का नियंत्रण होता था। और ये एक प्रथा के कारण से था जिसमें वैसलेज नामक प्रथा हम बोलते थे, है ना। वैसलेज नामक प्रथा के कारण ही जमीन पे इनका नियंत्रण होता था। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या कोई राजा नहीं होता था क्या यूरोपीय समाज में? भाई राजा होता था, लेकिन हम तो राजा के बारे में नहीं पढ़ने वाले ना, हम समाज की बात करने वाले हैं। तो समाज में इनकी भूमिका ही सबसे महत्वपूर्ण होती थी। पादरी और अभिजात वर्ग और कृषक वर्ग, इनकी ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका थी, तो इन्हीं के बारे में हम समझेंगे। अब देखो वैसलेज नामक प्रथा में क्या होता था, वैसलेज नामक प्रथा को समझो। ये प्रथा कैसे काम करता था, देखो वैसलेज नामक प्रथा में क्या होता था कि सबसे ऊपर होता था राजा, ठीक है। सबसे ऊपर कौन है जी, राजा है। अब राजा खुद तो भाई आएगा नहीं खेती करने, है ना, या टैक्स लेने, ये सब काम थोड़ी नहीं करेगा। वो क्या करता था, जो भी जमीन है, जमीन किसको दे देगा, वो लॉर्ड को दे देगा। यानी कि राजा के नीचे कौन काम कर रहे हैं, लॉर्ड। तो लॉर्ड, अब लॉर्ड एक नहीं होता था, मान लो कि एक साम्राज्य है कोई, तो पूरे साम्राज्य में कोई एक लॉर्ड नहीं होता था, बहुत सारे लॉर्ड होते थे जिनको थोड़ी थोड़ी जमीनें दे दी जाती थी। और इनको यह भी कहा जाता था कि ये अपने पास क्या रखेंगे, अपनी सेना रखेंगे, ये अपनी सेना को भी मेंटेन करके रखते थे। जब राजा को सेना की जरूरत होती थी ना, ये लॉर्ड अपनी अपनी सेना लेके राजा के साथ जाते थे युद्ध में, ये भी समझ लो, ठीक है। अब लॉर्ड के नीचे लॉर्ड ने क्या, अब लॉर्ड तो भाई लॉर्ड के पास बहुत सारी जमीनें हैं, 1000-2000 गांव है इनके पास, पूरे गांव के गांव है इनके पास, एक लॉर्ड के पास, है ना। तो अकेले तो भाई करेंगे नहीं खेती, इन्होंने क्या किया, किसान नियुक्त किए अपने, ठीक है। किसान जो होते थे, अब किसानों से इन्होंने क्या किया, किसानों से खेती करवाना शुरू कर दिया इन्होंने, है ना। तो राजा के नीचे लॉर्ड काम कर रहे हैं, लॉर्ड के नीचे किसान काम कर रहे हैं, इस तरीके से व्यवस्था काम कर रहे हैं। तो जमीन का मालिकाना हक वैसलेज नामक प्रथा की वजह से इनको मिल गया था। देखो भूस्वामी और अभिजात वर्ग राजा के अधीन काम करते थे, कोई पॉइंट लिखा है कि भूस्वामी और जो अभिजात वर्ग है वो राजा के अधीन काम करते थे, जबकि जो कृषक होते थे वो भूस्वामियों यानी कि भूस्वामी यानी कि जो जमीन के मालिक है, लॉर्ड है, उनके नीचे काम करते थे, ठीक है। अभिजात वर्ग को एक विशेष स्थान प्राप्त था, पूरे समाज में एक विशेष स्थान किसको प्राप्त था जी, अभिजात वर्ग को। उनका अपनी संपदा पर स्थायी रूप से पूर्ण नियंत्रण था, अपनी संपदा पे पूरी तरीके से लॉर्ड का यानी कि अभिजात वर्ग का ही नियंत्रण होता था। अब समाज में विशेष हैसियत क्यों थी, इसके बारे में अगले पेज पे कुछ पॉइंट देखने को मिलेगा। देखो समाज में सबसे विशेष हैसियत किसकी थी जी, अभिजातों की थी, है ना। वे अपनी सैन्य क्षमता बढ़ा सकते थे, भाई अपने सैनिकों की संख्या बढ़ा सकते थे, उसमें नए पैदल सैनिक, नए घुड़सवार सैनिक शामिल कर सकते थे, ठीक है। और इनकी सेना को सामंती सेना कहा जाता था। क्या कहा जाता था, सामंती सेना, क्योंकि ये सामंत थे तो इनकी सेना को सामंती सेना कहा जाता था। वे अपने स्वयं का न्यायालय लगा सकते थे। अब न्याय व्यवस्था में भी, न्याय प्रणाली में भी इनकी भूमिका होती थी, खुद का न्यायालय लगा सकते थे, न्याय वगैरह कर सकते थे, यहां तक कि वे अपनी खुद की मुद्रा भी प्रचलित कर सकते थे। तो मान लो भाई मुद्रा प्रचलित करने का हक दे दिया है, अपनी करेंसी लागू कर सकते थे, ठीक है। अभिजात अपनी भूमि पर बसे सभी लोगों का स्वामी होता था, जो भी इसकी जमीन पे बसा है सबका मालिक है अभिजात। उनके पास विस्तृत भू क्षेत्र होता था, मतलब बहुत बड़ी जमीनें होती थी, इसमें उनका घर, उनके निजी खेत, चारागाह और उनके आसामी किसानों के घर तथा खेत होते थे। मतलब जो भी उनके लिए काम कर रहे जो किसान, उसके लिए घर होते थे और खेत होते थे। लॉर्ड का घर मेनर कहलाता था। लॉर्ड के घर को यानी कि अभिजात वर्ग के घर को क्या कहा जाता था जी, मेनर कहा जाता था, है ना। उनकी व्यक्तिगत भूमि कृषि को द्वारा, कृषक होगा यहाँ पे, कृषक, ठीक है, कृषक, है ना, कृषकों द्वारा जोती जाती, जो किसान होते थे उनकी जमीन को जोता करते थे। इन किसानों को अपने खेतों पर काम करने के साथ साथ आवश्यक पड़ने पर युद्ध के समय पैदल सैनिकों के रूप में भी इस्तेमाल में लाया जाता था।
तो ये भी बात समझ जाओ भाई आप लोग कि ये जो किसान होते थे वो लॉर्ड की जमीन पे तो खेती करते ही करते थे, साथ ही साथ जब युद्ध होता था तो युद्ध के समय मतलब पैदल सैनिकों के रूप में भी इनको लेके जाया जाता था, पैदल सैनिकों के रूप में भी इनको प्रयोग किया जाता था। ठीक है जी, समझ गए इतना? आगे बढ़ जाते हैं। चलो अब अगला टॉपिक आता है कृषक वर्ग के बारे में। अभी तक हमने अभिजात वर्ग के बारे में समझ लिया, उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब जरा हम कृषक वर्ग की बात कर लेते हैं। तो आप सभी को पता है कि कृषक वर्ग में दो वर्ग थे, एक तो स्वतंत्र किसान थे और कृषि दास, जिसको अक्सर हम लोग क्या कहते थे, सर्फ। ठीक है जी। तो कृषक वर्ग में दो प्रकार के किसान हैं, एक तो स्वतंत्र किसान है हमारे, ठीक है जी, और दूसरे हैं कृषि दास या फिर हम क्या बोल सकते हैं, सर्फ भी बोल देते हैं इनको। ठीक है, सर्फ। तो इनके बारे में अब समझेंगे हम। देखो क्या लिखा है कि यूरोपीय समाज का तीसरा वर्ग कृषक वर्ग था। काश्तकार दो तरह के होते थे, यानी काश्तकार यानी कि किसान। ठीक है, दो तरीके होते थे, एक स्वतंत्र किसान है और दूसरे सर्फ यानी कि कृषि दास, हिंदी में कृषि दास बोल देते हैं। स्वतंत्र किसान अपनी भूमि को लॉर्ड के काश्तकार के रूप में देखते थे, यानी कि अपनी जमीन पे भी खेती कर रहे तो कहीं ना कहीं लॉर्ड के किसान के रूप में ही खेती कर रहे हैं, यानी कि जमीन के पूरी तरीके से मालिक जो है वो कौन है, जमीन के जो मालिक है पूरी तरीके से लॉर्ड ही है ना। पुरुष को सैन्य सेवा में ये उदान देना होता था, यानी कि जो पुरुष होते थे, जो पुरुष स्वतंत्र किसान जो होते थे, जो स्वतंत्र किसान पुरुष है, उनको भी सेना में कुछ समय के लिए कार्य करना होता था, वर्ष में कम से कम 40 दिन। ठीक है, एक वर्ष में कम से कम 40 दिन सैन्य सेवा इनको देना होता था। कृषकों के परिवारों को लॉर्ड की जागीर पर जाकर काम करना होता था। कृषक के परिवार को लॉर्ड की जागीर पर जाके कुछ काम करने होते थे, कम से कम सप्ताह के 2 या 3 दिन, है ना, सप्ताह के 3 या उससे अधिक दिन, मतलब 3 या उससे अधिक दिन उनको निश्चित करना पड़ता था कि वो लॉर्ड की जागीर पे जाके क्या करेंगे, काम करेंगे, किसान के परिवार वाले, है ना। इस श्रम के बदले होने वाला उत्पादन, जिसे श्रम अधिशेष कहा जाता था, सीधे लॉर्ड के पास जाता था। मतलब कि जो एक्स्ट्रा वर्क कर रहे हैं इनके फैमिली वाले, उससे जो भी उत्पादन हो रहा है ना, वो इनको कुछ नहीं मिल रहा, सीधे लॉर्ड के पास चला जाता था, पूरा मुनाफा लॉर्ड खाता था, लॉर्ड मजे मारता था। समझ रहे हो? आगे समझ में, चलो आगे बढ़ जाते हैं। इसके अतिरिक्त उनके अन्य श्रम, अरे कहां गया, देखो, इसके अतिरिक्त उनसे अन्य श्रम कार्य जैसे कि गड्ढे खोदना, जलाने के लिए लकड़ियां इकट्ठी करना, बांध बनवाना, सड़क व इमारतों की मरम्मत करवाने की भी उम्मीद की जाती थी, और इसके बदले उनको कुछ नहीं मिलता था, कुछ भी नहीं। मतलब कि एक्स्ट्रा वर्क भी इन किसानों से करवाया जाता था, जैसे कि गड्ढे खुदवाना है, इमारतों की मरम्मत करवानी है, बांध बनवानी है, ये सब काम करवाते थे, लेकिन बदले में क्या देते थे, ठुल्लू। समझ रहे हो? खेतों में मदद करने के अतिरिक्त स्त्रियों और बच्चों को अन्य कार्य भी करने होते थे। जो स्वतंत्र किसान है, उनके जो बच्चे हैं, उनकी स्त्रियां हैं, उनसे सूत काटने, कपड़े बुनने, है ना, मोमबत्ती बनाने, लॉर्ड के उपयोग हेतु जो अंगूरी शराब है, अंगूरी शराब बनवाने के लिए, है ना, यानी कि जो मदिरा वगैरह है उसके तैयार करवाने के लिए सारे काम करवाते थे। इसके अलावा भाई इनके साथ एक और, इनसे क्या लिया जाता था, एक प्रत्यक्ष कर लिया जाता था। जो स्वतंत्र किसान है, स्वतंत्र किसान, यहां समझो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बता रहा हूं, जो स्वतंत्र किसान होते थे ना, उनसे एक प्रत्यक्ष कर लिया जाता था, टैली। अब ये टैली क्या होता था? टैली जो था ना, वो सिर्फ स्वतंत्र किसानों के ऊपर ही लगता था, ये राजा लेता था, लिखा भी है यहां पे, जो राजा होता था वो स्वतंत्र किसानों के ऊपर, किसान भी लिख देना चलेगा, स्वतंत्र किसान लिखने की जरूरत नहीं है, राजा किसानों के ऊपर एक प्रत्यक्ष कर लगाता था, जिसको टैली कर कहा जाता है, और ये कर सिर्फ किसानों के ऊपर लगता था। पादरी और अभिजात जो होते थे ना, अभिजात, ठीक है, जो अभिजात है, अभिजात, ये मुक्त थे इस कर से, इनके ऊपर ये कर नहीं लगता था, सिर्फ और सिर्फ किस पे लगता था जी, सिर्फ और सिर्फ लगता था किसानों के ऊपर। किसानों की तो भाई ऋण लगा के रखते थे सारे। आगे देखो, कृषि दास अपने गुजारे के लिए, अब कृषि दास की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, स्वतंत्र किसान की बात हमने कर ली, अब यहां से कृषि दास की शुरुआत हो रही है। तो कृषि दास अपने गुजारे के लिए जिस भूखंडों पर खेती करते थे वो लॉर्ड के स्वामित्व में थी, इसलिए उनकी अधिकतर उपज भी लॉर्ड को ही जाती थी। तो पूरी तरीके से जो कृषि दास जो खेती करते थे, कहीं ना कहीं ज्यादातर हिस्से पे किसका अधिकार हो जाता था, लॉर्ड का, क्योंकि लॉर्ड की जमीन पे पूरी तरीके से खेती कर रहे हैं, है ना, पूरी तरीके से, और उनका गुलाम बन के कहीं ना कहीं रहना होता है इनको। वे उन भूखंडों पर कृषि करते थे जो केवल लॉर्ड के स्वामित्व में थी, इसके लिए उन्हें कोई मजदूरी नहीं मिलती थी, है ना जी। तो ऐसे भूखंडों पर खेती करते थे जो कि पूरे तरीके से लॉर्ड के स्वामित्व में है, और बदले में उनको
कुछ नहीं मिलता था, कुछ भी नहीं। वे लॉर्ड की आज्ञा के बिना जागीर नहीं छोड़ सकते। देखो, स्वतंत्र किसान को यह हक था कि वो अपने लॉर्ड को बदल सकता था, है ना, लेकिन जो कृषि दास है उनको ये हक नहीं था कि अपने जागीर को बदले। वो लॉर्ड अपने लॉर्ड के जागीर में ही खेती करेगा, किसी और लॉर्ड की जागीर के पास में जाके खेती नहीं कर सकता। लॉर्ड कई तरह के एक अधिकार का दावा करता था, हालांकि इससे कृषि दासों को हानि हो सकती थी। मतलब कि ऐसे व्यवहार करता था इनके साथ जिससे कि काफी हानि उठाना पड़ता था इसको जी, हमारे कृषि दासों को। चलो आगे बढ़ जाते हैं। शर्फ यानी कि कृषि दास केवल अपने लॉर्ड की चक्की में ही आटा पीस सकता था, कहीं और जाके आटा नहीं पीस सकता था। उनके तंदूरी में ही रोटी सेक सकता था, कहीं और जाके नहीं सेक सकता था। मंदिरा संपीड़क जो होता था उसी में अपने अंगूरी शराब और बियर तैयार करता था। जो मदिरा संपीड़क है, जहां पे शराब बनता है, बियर तैयार किया जाता है, उसी में ये इन चीजों को तैयार कर सकता था, बाहर नहीं जाने का हक नहीं था। लॉर्ड यह भी तय कर सकता था कि कृषि दास को किसके साथ विवाह करना चाहिए या फिर नहीं। मतलब कि शादी करने का फैसला भी वो खुद से नहीं लेते थे। कृषि दास का किससे विवाह होना है, किससे नहीं होना है, इसका फैसला भी लॉर्ड ही लिया करता था। अब मान लो कृषि दास से उसको कोई बंदी पसंद आ गई, ठीक है, तो कृषि दास क्या करेगा भाई, बताएगा लॉर्ड को कि भाई मेरे को ना ये बंदी पसंद आ गई, मेरे को शादी करनी है। तो उस स्थिति में क्या करेगा लॉर्ड जो है वो मंजूरी तो दे देगा, लेकिन बदले में क्या लेगा, पैसा लेगा, एक्स्ट्रा पैसा चार्ज करेगा, ठीक है, शुल्क लेगा, शुल्क जिसको क्या बोलते हैं, शुल्क बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ये टॉपिक खत्म यहीं पे। ये तीसरे वर्ग के बारे में था, कृषि दास के बारे में था। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा ये टॉपिक आसानी से। मेनर की जागीर, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन हम देख लेते हैं वीडियो की लेंथ, ठीक है। 50 मिनट के लगभग ऑलमोस्ट 40 मिनट की वीडियो बन चुकी है, तो ऐसा करते हैं ना, हाँ, इस टॉपिक को खत्म कर ही लेते हैं, ठीक है, बस छोटा सा है। और उसके बाद आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे। बाकी आगे के जो टॉपिक है उसको हम सेकंड पार्ट में करेंगे, ठीक है। मेनर की जागीर, तो मैंने बोला क्या कि भैया लॉर्ड का अपना घर होता था। लॉर्ड का क्या होता था, घर, उसको क्या बोलते थे जी, मेनर। क्या बोलते थे भैया, मेनर बोलते थे। तो मेनर क्या है, लॉर्ड का अपना घर। अब मध्यकालीन लॉर्ड का जो अपना घर होता था उसको मेनर भवन कहते थे, मेनर कहते थे। वह गांव पर नियंत्रण रखता था और कुछ लॉर्ड अनेक गांवों के स्वामी होते थे, है ना, गांव पर नियंत्रण रखते थे अनेक गांवों के। मैंने बोला ना भाई, बहुत सारे जो गांव होते थे, अकेला एक लॉर्ड उसका स्वामी होता था। देखो आगे क्या लिखा है कि किसी छोटे मेनर की जागीर में दर्जन भर परिवार। कोई छोटा मेनर है ना, मेनर की जागीर जो है, तो छोटे से मेनर की जागीर में कोई दर्जन भर परिवार रह सकते थे। और बहुत बड़ा मेनर होगा तो कम से कम 50 से 60 परिवार इसमें रह सकते थे, ठीक है जी। अब मेनर की जागीर की मुख्य विशेषता यहां पे समझिए। मेनर की जागीर की मुख्य विशेषता, मेनर की जागीर यानी कि लॉर्ड का अपना घर। तो इसकी खासियत क्या होती थी, देखो, दैनिक उपयोग की सारी चीजें जागीर में मिल जाती थी। ये जो जागीर है, मेनर की जागीर यानी कि लॉर्ड का घर जहां पे है, उसमें सारी चीजें उनको उपलब्ध होती थी। अनाज खेतों में उगाए जाते थे। लोहार तथा बढ़ई लॉर्ड के औजारों की देखभाल या और मरम्मत करते थे। राजमिस्त्री उनकी इमारतों की देखभाल करते थे, ठीक है, राजमिस्त्री समझते हैं ना, उनकी इमारतों की देखभाल करते थे जो घर वगैरह बनाते हैं। औरत सूत काटने और बुनने का काम करती थी, ठीक है, कपड़े वगैरह बुनने का काम औरत कर लेती थी। बच्चे जो है लॉर्ड की मदिरा संपीड़क में काम करते थे, जो शराब वगैरह निकालने का काम है ना, अंगूरी शराब बनाने का काम है, तो बच्चों से करवाते थे। जागीरों में विस्तृत अरण्य भूमि होती थी, वन होते थे जहां लॉर्ड शिकार करते थे। मतलब सुंदर खूबसूरत क्षेत्र भी थे, खूबसूरत वन होते थे, जंगल होते थे जहां पे लॉर्ड जाके क्या करते थे जी, शिकार किया करते थे। मेनर पर चारागाह भी होते थे। मतलब मेनर में क्या था, चारागाह, जहां पे लॉर्ड के जो पशु होते थे, घोड़े होते थे, वो चरते थे, है ना। मेनर पर एक चर्च और सुरक्षा के लिए दुर्ग बना था। तो एक चर्च भी होता था जहां पे प्रार्थना कर सकते थे लॉर्ड, है ना, और एक दुर्ग भी होता था। दुर्ग सुरक्षा के लिए था कि कभी हमला हो जाए तो भाई दुर्ग के सपोर्ट से, दुर्ग मतलब वैसे तो किला होता है, किलेबंदी की जाती थी, है ना, तो दुर्ग होता था जो कि सुरक्षा के लिए बनाया गया था। तो इस तरीके से ये हमारा मेनर की जागीर वाला जो टॉपिक है ये भी खत्म होता है। आगे देखते हैं, अगला टॉपिक रहेगा हमारा नाइट वर्ग के बारे में, ठीक है जी। नाइट वर्ग वाला थोड़ा सा लेंथी है मेरे ख्याल से। ठीक है, तो नाइट वर्ग से हम अगले क्लास में शुरू करेंगे। ये जो नाइट वर्ग वाला टॉपिक है उसको हम सेकंड पार्ट में समझेंगे। यहां से लेके आपका चैप्टर जो है जब तक खत्म नहीं हो जाता पूरा हम सेकंड पार्ट में खत्म कर देंगे, ठीक है।
तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग जरूर जाना। ठीक है जी, मिलते फिर आप सभी से अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।